अ वेरी गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। बहुत बहुत वेलकम है सभी न्यू कमर्स का। हमारी एडिटोरियल की एनालिसिस में हम करते हैं पिक्टोरियल वोकेबुलरी, कंटेक्चुअल ग्रामर, जिसके रूल्स समझने बहुत आसान हो जाते हैं, और आरसी के रियलिस्टिक क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो इसीलिए आज ही सब्सक्राइब करें मेरे चैनल बैक टू बेसिक्स विद प्रीति गुप्ता को, और वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। तो आइए विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स बिगिन विद आवर सेशन। India's relatively strong industrial performance in November 2025, especially driven by the manufacturing sector as it was more likely a flash in the pan. इंडिया की नवंबर 2025 में जो इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस है वो रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग रही है। रिलेटिवली वर्ड से मुझे क्या समझ में आ रहा है कि आई एम रिलेटिंग इट विद सम अदर फिगर्स, करेक्ट। सो जब भी मैं बोल रही हूँ कि कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रही है, तो आखिर मैं इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस जो नवंबर 2025 की है उसे किसके साथ कंपेयर कर रही हूँ डियर फ्रेंड्स? इसे मैं कंपेयर कर रही हूँ नवंबर 2011-2012 के साथ। वाई? बिकॉज हम अपने सेक्टर की परफॉर्मेंस को या ग्रोथ रेट को किसी बेस ईयर के साथ कंपेयर करते हैं। बेस ईयर वो ईयर जिसके साथ कंपैरिजन किए जाते हैं, करेक्ट। सो आपको पता है कि कोई भी फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो अप्रैल 1 से शुरू होके नेक्स्ट ईयर 31 मार्च तक होता है। तो कितने महीने हो गए? 12 मंथ्स हो गए। यहाँ पर हम 11-12 के नवंबर मंथ को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो नवंबर 2011 के कंपैरिजन में नवंबर 2025 का इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस ज़्यादा मजबूत रहा है। नाउ द क्वेश्चन कम्स, ये डेटा कहाँ से आता है? ये डेटा पब्लिश करती है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये डेटा पब्लिश करती है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, और हर महीने ये डेटा यहाँ से पब्लिश होता है, करेक्ट। सो इनका ये कहना है कि ये जो ग्रोथ रेट है वो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग रही है, और ख़ास तौर पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ये ड्राइव हुई है। बट इट वॉज मोर लाइकली अ फ्लैश इन द पैन। लेकिन ये जिस तरीके से एक पैन में जब फ्लैश आता है तो वो बहुत टेम्परेरी और सडन होता है, उसी तरीके से ये जो ग्रोथ है ये भी टेम्परेरी और सडन है। अ फ्लैश इन द पैन इज एन ईडियम विच मीन्स सडन एंड टेम्पोरेरी। सो एडिटर का एक वर्जन निकल के आया कि वो ये कह रहा है कि इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस नवंबर 2025 की जो है वो बहुत सडन और टेम्पोरेरी है, करेक्ट। और दूसरा ये कि इस स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा जो फैक्टर है या कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। नाउ ये बोल रहे हैं more likely a flash in the pan than the start of a consistent trend। एक consistent यानी permanent जो कि लगातार परफॉर्म कर रहा हो उस ट्रेंड का ये नहीं है, ये एक फ्लैश इन द पैन या टेम्पोरेरी चीज़ है। द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP grew 6.7% इन नवंबर। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की जो इंडेक्स है उसमें नवंबर में 6.7% का उछाल आया या ग्रोथ हुई। नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज दिस IIP? ये एक ऐसी इंडेक्स है जो हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को दर्शाती है, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के कौन से कंपाउंड्स हैं? इसके कंपाउंड्स हैं मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी। और इसमें पाई डायग्राम में आप चार्ट में ये देख सकते हैं कि सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है, अराउंड 77.63%। नेक्स्ट है माइनिंग सेक्शन
जो कि 14.37% कंट्रीब्यूट करता है, और थर्ड जो कंट्रीब्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर का है। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के 3 कंपाउंड्स हैं, और इसमें जो ग्रोथ आई है इंडेक्स में वो 6.7% की नवंबर में ग्रोथ हुई है। डियर फ्रेंड्स, किसी भी इकोनॉमी के कितने सेक्टर्स होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी दूसरी एक्टिविटीज़ हैं, और दूसरा सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो कि रॉ मटेरियल को यूज़ करके फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, और थर्ड सेक्टर होता है सर्विस सेक्टर यानी आईटी, फाइनेंस, बैंकिंग, ये सब आपके सर्विस सेक्टर में आते हैं। इकोनॉमी के 3 सेक्टर्स का मतलब है कि किसी भी इकोनॉमी में इनकम कहाँ से जनरेट होती है? इन 3 सेक्टर्स से जनरेट होती है, और इन 3 सेक्टर्स से जीडीपी का कितने परसेंट कंट्रीब्यूशन आता है वो ये डिसाइड करता है कि कोई कंट्री डेवलपिंग, डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड क्या कहलाएगा। अगर कोई कंट्री एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है तो वो अंडर डेवलप्ड है, लेकिन अगर किसी कंट्री में सर्विस सेक्टर से मेजर कंट्रीब्यूशन आता है तो वो डेवलप्ड की कैटेगरी में आ जाता है। करेक्ट। सो हमारा कंट्री अभी डेवलपिंग की कैटेगरी में है। हम अराउंड 55 to 60% अपनी जीडीपी का यानी अपनी इनकम का, अगर हम बहुत साधारण शब्दों में समझने की कोशिश करें तो हमारी जो कंट्री में इनकम हो रही है उसका अराउंड 55 to 60% सर्विस सेक्टर से ड्राइव कर रहे हैं, से ले रहे हैं। अभी डेवलपिंग है एंड वी आर होपिंग कि इन द कमिंग फ्यू ईयर्स ये डेवलप्ड कंट्री हो जाएगा। करेक्ट। नाउ द फास्टेस्ट ग्रोथ रेट इन 25 मंथ्स, इन्होंने ये बोला कि आईआईपी 6.7% से नवंबर में ग्रो करी, जो कि 25 मंथ्स में सबसे तेज़ था। विद इन दिस द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रू 8%, विच ऑल्सो वॉज द फास्टेस्ट इन 25 मंथ्स। और इसमें जो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इसकी ग्रोथ 8% से हुई, वो भी 25 मंथ्स में सबसे तेज गति थी। On the face of it, this would look remarkable and heartening, especially since October 2025 had seen growth slow to a 14-month low. On the face of it, this means apparently, ऊपर से सरफेस पे, this would look remarkable, ये बहुत स्ट्राइकिंग लगेगा, ये बहुत स्पेशल लगेगा, और बहुत होपफुल भी लगेगा, सेटिस्फैक्ट्री भी लगेगा, ख़ास तौर पे तब जब अक्टूबर 2025 तक ये 14 मंथ्स के लो पर रहा था। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम आईआईपी की बात कर रहे हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात कर रहे हैं इन पर्टिकुलर। तो आईआईपी का जो एक सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसकी ग्रोथ जो थी वो 8% थी। एपरेंटली तो ये लग रहा है कि ये जो ग्रोथ है 8% की वो बहुत स्ट्राइकिंग है, बहुत सेटिस्फैक्ट्री है, लेकिन ख़ास तौर पे तब जबकि अक्टूबर 2025 तक ये जो ग्रोथ थी वो 14 मंथ के लोएस्ट पैडल पर थी, या बहुत कम थी, नीचे स्तर पर थी। ये फिगर जो हम कंपेयर यहाँ पर कर रहे हैं ये भी हम नवंबर 25 का ही कर रहे हैं, 2025 का। However, so if you want to write the synonyms, then remarkable is striking, worth mentioning, noticeable, correct? Heartening is promising and satisfactory, correct? Now, however, the surge in growth was more likely due to seasonal and on-off factors. हालांकि ग्रोथ रेट में जो ये जो उछाल आया है उसके मेन कारण जो हैं या तो वो मौसम से रिलेटेड है, सीजनल है, या ऑन ऑफ फैक्टर्स। ऑन ऑफ का मतलब कभी ऑन हो जाना, कभी ऑफ हो जाना, समथिंग विच इज़ टेम्पोरेरी इन नेचर। सो ये ऑन ऑफ का मतलब क्या हुआ? समथिंग विच इज़ टेम्पोरेरी, करेक्ट? तो
इनका ये मानना है कि ये जो ग्रोथ आप बात कर रहे हो, आईआईपी की पहले आपने बात करी, फिर आपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ की बात करी, तो ये इनके जो कारण हैं ये सीजनल हैं और टेम्पोरेरी हैं. According to economists, the strongest push for growth came from sellers restocking their supplies following the festive season. Economists का ये मानना है कि ग्रोथ में सबसे मजबूत जो धक्का लगा है वो सेलर्स की वजह से लगा है, जिन्होंने फेस्टिव सीज़न को आता देखकर अपनी स्टॉक को बढ़ा लिया या सप्लाईज़ को दोबारा से स्टॉक कर लिया. यहाँ पर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और नॉन ड्यूरेबल्स की बात हो रही है. और आप नवंबर देखेंगे तो नवंबर में अगर डेटा रिलीज़ हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि अक्टूबर का डेटा रिलीज़ हुआ है. और अक्टूबर में कौन सा फेस्टिव सीज़न आता है? दिवाली आती है, विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ इंडिया. करेक्ट, बिकॉज इट इज़ सेलिब्रेटेड बाय द मेजॉरिटी पॉपुलेशन. ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि दिवाली को आता देखकर सेलर्स ने अपने सप्लाईज़ को दोबारा से स्टॉक कर लिया, बढ़ा लिया. द सेकेंड फैक्टर इज दैट द गवर्नमेंट टाइम द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रेट रिडक्शंस टू कोइंसाइड विद द फेस्टिव सीजन. पहला कारण तो ये रहा मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ का. दूसरा रीज़न इन्होंने ये बताया है कि गवर्नमेंट ने उसी समय पर या फेस्टिव सीजन के साथ जीएसटी में रेट रिडक्शन को मैच कर दिया. कोइंसाइड का मतलब होता है मैच कर देना, कोई चीज़ करेस्पॉन्ड करे. कोइंसाइड के सिनोनिम्स क्या है? कॉरेस्पॉन्ड, मैच और क्लैश. ये सारे कॉरेस्पॉन्ड के या कोइंसाइड के सिनोनिम्स हैं. तो गवर्नमेंट ने फेस्टिव सीजन के साथ रेट कट को भी मैच कर दिया. तो ये दूसरा रीज़न था. दिस टेम्पोरेरी बम्प इन डिमांड वुड हैव फर्दर इरोडेड स्टॉक लेवल्स. तो स्टॉक लेवल इस टेम्पोरेरी जो डिमांड आप देख रहे हैं, उछाल देख रहे हैं टेम्पोरेरी डिमांड में, वो उसकी वजह से जो स्टॉक लेवल्स थे वो दोबारा से कम हो गए. इरोड का मतलब कम हो गए. सप्लायर्स का स्टॉक जितना था उससे उन्होंने रीस्टॉक किया, बढ़ा लिया, और रेट कट की वजह से डिमांड बढ़ी और ये स्टॉक दोबारा से उनका कम हो गया. मार्केट में डिमांड बढ़ने की वजह से सप्लायर्स का स्टॉक कम हो गया. ठीक, विच दे नीड टू बी रिप्लेनिश्ड. और स्टॉक जो कम हुआ है उसको उन्हें ज़रूरत है दोबारा रीप्लेनिश करने की, रीस्टोर करने की, फिक्स करने की. ठीक है, रीप्लेनिश का मतलब होता है रीस्टॉक करना, रीफिल करना, दोबारा से टॉप अप करना, दोबारा से उस लेवल को मेंटेन करना. In fact, the consumer durables and non-durable sectors saw growth in November, rebounding to 10%, 10.3%, and 7.3%, a 12-month and 25-month high respectively. वास्तविकता तो ये है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और नॉन ड्यूरेबल सेक्टर्स ने ग्रोथ देखी, बाउंसिंग बैक, जो कि वापस पलट कर आ गई 10.3% और 7.3% पर. कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की जो ग्रोथ थी वो 10.3% पर आ गई, नॉन ड्यूरेबल्स की ग्रोथ 7.3% पर बाउंस बैक होकर आ गई, जो कि 12 मंथ और 25 मंथ्स में हाई रहे हैं. ड्यूरेबल की ग्रोथ 12 मंथ्स की हाईएस्ट है, नॉन ड्यूरेबल्स की ग्रोथ 25 मंथ्स में हाई है. ठीक है, द थर्ड फैक्टर दैट, हम किसके फैक्टर्स की अभी तक बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्रियल जो इंडेक्स है उसमें जो ग्रोथ आई है, या मैन्युफैक्चर सेक्टर जो 8% से ग्रो किया है नवंबर 2025 में, उस ग्रोथ के एक्चुअली रीजंस क्या हैं? ठीक है, सो प्लीज़ मेंटेन फोकस while reading editorial. So it is saying the third factor that seems to have worked in November is the bounce back of the mining sector. तीसरा फैक्टर जिसने नवंबर के ग्रोथ में कंट्रीब्यूट किया है वो माइनिंग सेक्टर का दोबारा से बाउंस बैक हो जाना है, जो कि फॉलोइंग 2 months ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू एन अनरीजनेबली लॉन्ग मॉनसून, जो कि 2 महीने के श्रिंकिंग के बाद मॉनसून सीज़न ना होते हुए बढ़ जाने की वजह से हुआ था. अभी आपने नोटिस किया होगा कि यूजुअली जो मॉनसून सीज़न होता है अपने कंट्री में वो जुलाई या अगस्त तक होता है, लेकिन दिस ईयर इन 2025 मॉनसून एग्जिस्टेड
टिल सितंबर एंड। अक्टूबर में भी मुंबई में बारिश हुई है, तो माइनिंग बारिश की सीज़न में नहीं हो सकती। और हम बात कर रहे हैं नवंबर की, तो नवंबर में या अक्टूबर में वो बाउंस बैक हो गई क्योंकि बारिश बंद हो गई थी। तो ये भी एक रीज़न रहा है कि माइनिंग दोबारा से शुरू होने की वजह से भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ रजिस्टर हुई है। आपने देखा था IIP इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में जो दूसरा मेजर कंपोनेंट है वो माइनिंग है। फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग है, सेकंड माइनिंग है और थर्ड इलेक्ट्रिसिटी है। करेक्ट? सो नाउ द माइनिंग सेक्टर सॉ ग्रोथ कम इन at a reasonably strong 5.4% in November 2025 और माइनिंग सेक्टर ने एक रीजनेबली स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट 5.4% की नवंबर 2025 में देखी। ऑल ऑफ दीज आर लेजिटिमेट रीजंस फॉर ग्रोथ टू पिकअप, और ये सारे जो रीजंस हैं ये बहुत ही रीजनेबल और लेजिटिमेट कारण हैं जिसकी वजह से ग्रोथ जो हुई है उसमें उछाल आया है या उसने दोबारा से बाउंस बैक कर लिया है। सो पिकअप का मतलब क्या होता है? इम्प्रूव कर लेना, ठीक है, टू बिकम बेटर। जो हमारी ग्रोथ थी वो खराब हो रही थी, अब वो दोबारा से अच्छी होने लग गई, बट आर नॉट सस्टेनेबल वंस। लेकिन इनका ये कहने का मतलब है कि ये तीनों के तीनों रीजंस जो हैं ये सस्टेनेबल नहीं है, ये लिवेबल नहीं है, ये रिन्यूएबल नहीं है, ये परमानेंट नहीं है, ये रीजंस टेम्पोरेरी हैं। आप खुद सोच के देखिए, किसी फेस्टिव सीज़न के आ जाने से अगर आपका मार्केट में उछाल आया है तो उसके जाने के बाद वो दोबारा से मार्केट नीचे आएगा। इसी तरीके से GST के जो रेट कट्स हैं उनके बाद जो भी कंज्यूमर्स थे उन्होंने ड्यूरेबल आइटम्स खरीद लिए क्योंकि रेट में कट हुआ था, लेकिन वो ड्यूरेबल आइटम है, ईजीली 5 से 10 साल चलेंगे, और जब इतने लंबे समय चलेंगे तो दोबारा तो आप उनको नहीं खरीदेंगे। सो दिस इज़ द रीज़न these reasons or these factors are called temporary. Correct? The electricity and mining sectors will be bound by the vagaries of the weather. जो इलेक्ट्रिसिटी और माइनिंग सेक्टर्स हैं ये तो वेदर के जो चेंजेस हैं उनसे बंधे हुए हैं। ओवरऑल कंज्यूमर डिमांड हैज़ बीन स्लगिश एंड इंडस्ट्री प्लेयर्स आर टॉकिंग ऑफ द GST रिलेटेड बूस्ट ऑलरेडी एविंग। जो ओवरऑल कंज्यूमर डिमांड है वो बहुत स्लगिश, बहुत सुस्त रही है, और इंडस्ट्री में जो खिलाड़ी हैं वो तो ऑलरेडी बातें करना उन्होंने शुरू कर दिया है कि GST से रिलेटेड जितनी भी उछाल मार्केट में आई थी वो अब धीमे धीमे उतरने लगी है। ये मैंने आपको पिक्चर के थ्रू दिखाया है, आप देख रहे होगी कि कैसे रेत के बीच में एक नाव खड़ी है। जब पानी में या किसी भी वाटर बॉडी में टाइड आता है तो देयर इज़ अ फ्लो ऑफ वाटर, पानी बढ़ने लगता है और बाहर निकलने लगता है, और जब एब आता है तो पानी उतरने लगता है, वापस जाने लगता है। ठीक है, ये वाटर बॉडी है। जब टाइड आएगी तो क्या होगा? फ्लो होगा पानी का, पानी बाहर आएगा, और जब टाइड चली जाएगी तो क्या होगा? एब होगा, पानी उतरने लगेगा, पानी अंदर वापस जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ एब। सो इंडस्ट्री प्लेयर्स जो है उनका अभी उन्होंने बातें करना शुरू कर दिया है कि जो भी मार्केट में उछाल आया था वो अब वापस उतरना शुरू हो गया है या घटना शुरू हो गया है। एंड द फेस्टिव सीजन विल नॉट कम बैक अराउंड अंटिल अक्टूबर नवंबर 2026। दिस इज़ वेरी क्लियर कि अक्टूबर नवंबर 2026 तक दोबारा फेस्टिव सीज़न तो आएगा नहीं, क्योंकि फेस्टिव सीज़न हम मानते हैं दिवाली से लेके न्यू ईयर तक। करेक्ट? So in fact the IIP grew just 3.3% in the longer April-November period. अब यहाँ पर देखो ये कंक्लूजन एडिटर ने दे दिया है कि एक्चुअली आप 8% बोल रहे होंगे, लेकिन एक्चुअली जो IIP ग्रू हुई है वो अप्रैल से लेके नवंबर तक के पीरियड में सिर्फ 3.3% ही ग्रो हुई है। The lowest for these 8 months in any of the post-COVID-19 pandemic years, जो कि ये जो 8 मंथ है इसके पीरियड में सबसे कम रही है। किसी भी ईयर को आप कंपेयर कर लें कोविड-19 पेंडेमिक के बाद के, उन सभी ईयर्स को आप कंपेयर कर लें 22 के बाद जितने भी ईयर्स हुए हैं, कोविड 22 में था, 23, 24 और 25, इन तीनों ईयर्स को आप कंपेयर अगर करेंगे तो 25 के 3
अप्रैल से लेके नवंबर तक के 8 मंथ्स के पीरियड में जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो सबसे कम रही है। क्लियर है? नाउ द कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल सेक्टर कॉन्ट्रैक्टेड 1% ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब एक्चुअली यहाँ पे एडिटर हमें क्या कर रहा है, एडिटर हमें सच्चाइयाँ बता रहा है कि जो एनएसयू ने जो डेटा रिलीज़ किया था उसमें और रियलिटी में कितना डिफरेंस है, इज़न्ट इट? आपने अभी जो डेटा पब्लिश हुआ है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस से नवंबर 2025 का इंडस्ट्रियल इंडेक्स जो रिलीज़ हुई थी उससे कितना कॉन्ट्राडिक्शन है रियलिटी में, वो ये बता रहे हैं यहाँ पर। इस वाले पैराग्राफ से आप क्लियर कट जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें देख पा रहे हो, सेकंड में भी वो यही बोल रहे हैं कि कंज्यूमर ड्यूरेबल का सेक्टर जो था वो तो श्रिंक हुआ है, 1% उसमें डिमांड कम हुई है 8 मंथ्स के पीरियड में, शोइंग दैट द बूस्ट इन नवंबर इज़ नॉट इंडिकेटिव। क्योंकि वो ये बता रहा है कि अगर आप सिर्फ नवंबर के महीने को इंडिकेटिव लेके चल रहे हो कि यस हमने ग्रोथ की है, तो आप गलत लेके चल रहे हो, क्योंकि जो अप्रैल से नवंबर का पीरियड है पूरा अगर आप लेके चलेंगे तो आपको पता चलेगा आपने ग्रोथ रजिस्टर नहीं करी है, बट एक्चुअली नॉन ड्यूरेबल्स में तो कॉन्ट्रैक्शन हो गया है डिमांड में। That the strong growth in November is more an anomaly than a sign of things to come, should not come as a surprise। ये कि स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नवंबर में जो हुई है ये तो बस एक एबनॉर्मेलिटी है या इनकन्सिस्टेंसी। एनोमली का मतलब क्या होता है? एबनॉर्मेलिटी और इनकन्सिस्टेंसी है, ठीक है। और अगर आप ये समझ रहे हैं मोर देन मतलब एनोमली ज़्यादा है, ना कि एक साइन कि सरप्राइज़ के तौर पर क्या चीज़ें आने वाली हैं और क्या चीज़ें नहीं आने वाली हैं। अगर आप सरप्राइज़ के तौर पर देख रहे हैं कि हमारे कंट्री में रिफॉर्म्स हो रहे हैं, स्ट्रक्चरल इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स हो रहे हैं और आगे आने वाला जो टाइम है वो बहुत पॉजिटिव बहुत बढ़िया है, तो उसके तौर पे मत देखिए, क्योंकि नवंबर जो है वो तो सिर्फ एक इनकन्सिस्टेंसी को शो कर रहा है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्लियर दिस मंथ प्रिडिक्टेड दैट ग्रोथ इन Q3 वुड स्लो टू 7% फ्रॉम एन एवरेज ऑफ 8% इन द फर्स्ट 2 क्वार्टर्स। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस मंथ की शुरुआत में ही ये प्रिडिक्ट कर दिया था कि Q3 की जो ग्रोथ है वो Q1 और 2 की एवरेज ग्रोथ 8% जो थी उससे कम रहेगी, 7% पे रहेगी। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ Q1, Q2, Q3 एंड Q4। ये फाइनेंशियल ईयर के 4 डिवीजन्स हैं जो कि अप्रैल से 31 मार्च तक करते हैं। तो इनके इक्वल अगर आप डिवीजन करेंगे तो फर्स्ट क्वार्टर कहलाता है अप्रैल, सेकंड क्वार्टर कहलाता है जुलाई, थर्ड क्वार्टर कहलाता है अक्टूबर एंड फोर्थ क्वार्टर कहलाता है जनवरी। अप्रैल में 3 मंथ्स हो गए, अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर में सितंबर, जुलाई अगस्त, अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर एंड जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। सो हर क्वार्टर में आपके 3 मंथ्स होते हैं और ये बात कर रहे हैं कि फर्स्ट 2 क्वार्टर्स का जो एवरेज था वो 8% था, थर्ड क्वार्टर में ये एवरेज रिड्यूस होकर 7% हो गया और जो लास्ट क्वार्टर है उसमें ये फर्दर रिड्यूस हुआ और 6.5% हो जाएगा। ये प्रेडिक्शन है, ठीक है, तो हो जाएगा और भी स्लो हो जाएगा। ऑल ऑफ द प्रीवियस हेडविंड्स स्टिल एग्जिस्ट। जितनी भी पुरानी हेडविंड्स थी या एडवर्स सिचुएशन या कंडीशंस थी, ऑपोजिट कंडीशंस थी, वो अभी भी मौजूद हैं। हेडविंड्स आप देखो, विंड इस तरफ चल रही है और प्लेन इस तरफ आ रहा है, तो मूवमेंट के अगेंस्ट धकेलने वाली सिचुएशन, ग्रोथ के अगेंस्ट धकेलने वाली सिचुएशंस हेडविंड्स कहलाएंगी यहाँ पर, ठीक है। द 50% टेरिफ्स बाय द US आर स्टिल इन प्लेस। US ने हमारे इंपोर्ट्स के ऊपर जो 50% टैक्स लगाया हुआ है वो अभी भी मौजूद है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रिमेन स्लगिश। प्राइवेट सेक्टर द्वारा पूंजी का निवेश अभी भी बहुत सुस्त है, धीमा है, स्लगिश है, स्लो है। फॉरेन कैपिटल इज पुलिंग आउट ऑफ द कंट्री। हमारे कंट्री में जो विदेशियों ने पूंजी निवेश किया था, कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया था,
वो भी अब वो खींच रहे हैं वापस, यानी विदड्रॉ कर रहे हैं। द वीकनिंग रुपी इज़ मेकिंग इम्पोर्ट्स मोर एक्सपेंसिव, और हमारा जो इंडियन रुपी है लगातार जो कमज़ोर हो रहा है उसकी वजह से हमारे इम्पोर्ट्स एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं और एक्सपेंसिव हो रहे हैं। एक्चुअली वीकनिंग ऑफ रुपी क्या होता है, देखिए 2024 का पूरा एवरेज लें हम, तो 2024 हम जनवरी, हम ये कैलेंडर ईयर ले रहे हैं जनवरी से लेके दिसंबर तक, तो $1 इज इक्वल्स टू 83 से 84 के बीच एक एवरेज रहा। $1 इज इक्वल्स टू 83 to 84 INR। लेकिन 2025 में $1 इज इक्वल्स टू अराउंड 89 INR हो गया। सो दिस इज कॉल्ड वीकनिंग ऑफ इंडियन रुपीज़, because it means that in exchange of $1 now you have to give 89 rupees. Earlier you were giving 83 to 84 rupees. So if you are importing a US item to India जिसकी वैल्यू $1 थी, तो अब आपको कितने देने पड़ेंगे, 89 रुपीज़ देने पड़ेंगे। कॉस्टली हुआ, एक्सपेंसिव हुआ, यस इसी को बोलते हैं कि इंडियन रुपी वीक हो रहा था, इंडियन करेंसी वीक हो रही थी, और जो इम्पोर्ट थे वो एक्सपेंसिव हो रहे थे, ठीक है। एंड कंज्यूमर डिमांड रिमेन्स टेपिड। टेपिड का मतलब ल्यूक वॉर्म, हल्की फुल्की, सुस्त, धीमी, हाँ, और कंज्यूमर मार्केट में जो डिमांड थी वो टेपिड रही। आयरॉनिकली नवंबर्स पॉजिटिव इंडस्ट्रियल डेटा ब्रिंग इनटू फोकस द हेडविंड्स द इकोनॉमी इज रियली फेसिंग। आयरॉनिकली मतलब कॉन्ट्रास्ट में अगर देखें, ऑपोजिट अगर हम इसका देखें, तो जो ये दिखाने की कोशिश हमें कर रहे थे उसके ऑपोजिट क्या हुआ है कि नवंबर का जो पॉजिटिव इंडस्ट्रियल डेटा है वो वास्तव में हमें ये बताता है कि कौन सी प्रॉब्लम्स, एडवर्स सिचुएशन इंडिया की इकोनॉमी झेल रही है, उनको फोकस में लेकर आता है, उनको केंद्र में लेकर आता है। करेक्ट, नवंबर का डेटा फोकस में लेकर आता है कि इंडियन इकोनॉमी रियल में अभी कौन कौन सी विपरीत सिचुएशंस को झेल रही है, इन शॉर्ट। करेक्ट, सो नाउ लेट्स डाइव इनटू द क्वेश्चंस व्हिच बिकम इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ आरसी। What is the primary argument of the passage regarding India's industrial growth in November? मतलब इंडिया की इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो नवंबर में रही है उसको लेके एडिटर की प्राइमरी आर्ग्यूमेंट क्या है। सीधे सीधे उसने बोला है कि नवंबर में जो डेटा आपको दिखाई दे रहा है वो डेटा बहुत ही क्या है, अनफेयर है। उसके कहने का मतलब ये है, वो क्या है, अ फ्लैश इन द पैन। अब फ्लैश इन द पैन से उसने क्या सजेस्ट किया है कि जिस तरीके से पैन में जो फ्लैश उठता है, जो आग उठती है, वो टेम्पोरेरी और सडन होती है, उसी तरीके से जो नवंबर का हम आईआईपी देख रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ देख रहे हैं, वो डेटा क्या है, वो टेम्पोरेरी और सडन है, वो लंबे समय तक टिकने वाला डेटा नहीं है, फिगर नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया कि ये जो ग्रोथ है वो परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी इन नेचर। करेक्ट, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स बेस्ट एक्सप्लेन्स द स्पाइक इन इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन नवंबर। तो यहाँ तो उसने सीधे सीधे पूछ लिया है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक्सप्लेन करती हैं कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ में नवंबर में उछाल आया। कौन कौन से फैक्टर्स शो करते हैं। फर्स्ट तो फैक्टर ये शो कर रहा है कि the sellers they begin to restock their supplies expecting a surge in demand in festive season। festive season आने वाला है, इन चीज़ों की डिमांड बढ़ने वाली है, ड्यूरेबल्स की भी डिमांड बढ़ जाती है। आपने देखा होगा फ्रिज, टीवी, स्कूटर, वॉशिंग मशीन, इन सब की डिमांड दिवाली के आते आते तक बहुत बढ़ जाती है। करेक्ट, तो फर्स्ट तो फैक्टर ये था कि उन्होंने अपनी इन्वेंट्री को बढ़ा लिया था, सप्लाईज़ को रीस्टॉक करा था। सेकेंड था कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसने अराउंड 22 सितंबर जीएसटी में रेट कट कर दिया था। इफ़ यू रिमेंबर 3 स्लैब्स इन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी, 0%, 5% और 8%। एंड मोस्ट ऑफ द गुड्स, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज दे वेयर कैप्ड इन दीज कैटेगरीज। और एक थर्ड कैटेगरी जो नेक्स्ट कैटेगरी बनाई थी वो 40% की थी, जिसमें इन्होंने लग्जरी और सिन गुड्स को रखा था। तो लग्जरी और सिन गुड्स में इन्होंने डिफाइन करते हुए लिखा था कि वो सारी गुड्स
जो कि हेल्थ के व्यू पॉइंट से ख़राब हैं, हार्मफुल हैं, डैमेजिंग हैं, उन सारी चीज़ों को हम लग्जरी और सिन गुड्स में रख देंगे। लग्जरी आई होप आप सबको पता है, जैसे डायमंड्स हुआ, मर्सडीज बैंड्स हुई, ये सारी लग्जरी आइटम्स हैं, करेक्ट। तो दूसरा फैक्टर था जीएसटी में रेट कट, और थर्ड फैक्टर क्या था? थर्ड फैक्टर था कि मॉनसून की वजह से जो माइनिंग सेक्शन बंद पड़ा हुआ था 2 महीने ज़्यादा नॉर्मल से, वो दोबारा से उसमें काम शुरू हो गया। तो तीनों फैक्टर ये थे, करेक्ट। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रीजनेबली इन्फर्ड अबाउट फ्यूचर इंडस्ट्रियल ग्रोथ फ्रॉम द पैसेज। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि इनमें से आप क्या इन्फर कर सकते हैं। इन्फर का मतलब होता है एडिटर के व्यू पॉइंट से आप क्या ऐसा समझ सकते हैं कि किन चीज़ों ने, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इन्फर की जा सकती हैं कि फ्यूचर में इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसी होगी। इन्होंने ये बताया है, आप आरबीआई के डेटा को देख लो तो क्लियर कट समझ में आ रहा है। वो ये कह रहे हैं कि फर्स्ट 2 क्वार्टर में ग्रोथ 8% थी, थर्ड क्वार्टर में 7% पे फॉल करेगी, और फोर्थ क्वार्टर में 6.5%। तो कम ही रही, ग्रोथ तो हो रही है लेकिन कम हो रही है। तो इट मीन्स हम इसे किस कैटेगरी में रख सकते हैं? मॉडरेट, ठीक है, मॉडरेट रहेगी, ठीक है। और साथ में इन्होंने ये भी बताया है कि जो एडवर्स सिचुएशंस हैं, यानी कि हेडविंड्स हैं, वो एग्जिस्ट करेंगी ही। यूएस ने जो 50% टैरिफ लगाया है, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हमारी इकोनॉमी में नहीं हो रहा है, या फॉरेन इन्वेस्टमेंट एफपीआई और एफडीआई नहीं हो रहे हैं, तो ये सब जो हैं ये सिचुएशंस एग्जिस्ट करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एफडीआई एंड एफपीआई। सी, व्हेन एनी इंडिविजुअल or a company invest in any company of another country with a view to get ownership and control, तो वो कहलाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर मैं यूएस में जाके इन्वेस्ट कर रही हूँ किसी स्टॉक मार्केट में विद द पर्पज़ ऑफ गेटिंग रिटर्न, मतलब मेरा ध्यान सिर्फ रिटर्न पे है कि मुझे कितना फ़ायदा होगा, मैं ओनरशिप और कंट्रोल उस कंपनी में नहीं चाहती, देन इट विल बी कॉल्ड एफपीआई, करेक्ट। डिफरेंस जो है वो सिर्फ ओनरशिप, कंट्रोल और रिटर्न में है, दोनों ही इन्वेस्टमेंट है ओवरसीज। नाउ द ऑथर्स टोन टुवर्ड्स नवंबर्स इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज, नवंबर की इंडस्ट्रियल ग्रोथ को लेके ऑथर की जो टोन है वो कैसी है। सी, उसने, एडिटर ने बिल्कुल क्लियर कट बताया है कि नवंबर का जो डेटा है वो बहुत क्या है, एनोमली है, इनकंसिस्टेंट है। आप नवंबर को अकेले लेके नहीं चल सकते हैं, क्योंकि उस डेटा में जो सर्ज आया वो कुछ रीजन से, कुछ फैक्टर्स से आया, ठीक। तो क्या है उसका? आर्गुमेंटेटिव है टोन, और स्केप्टिकल है। स्केप्टिकल क्यों? क्योंकि वो उसे शक भरी नज़रों से देख रहा है। स्केप्टिकल का मतलब होता है शक भरी नज़रों से देखना, और आर्ग्यूमेंटेटिव का मतलब होता है अपनी बात को प्रूव करने के लिए आर्ग्यूमेंट्स रखना, करेक्ट। विच डेटा पॉइंट्स बेस्ट सपोर्ट्स द ऑथर्स क्लेम दैट नवंबर ग्रोथ इज नॉट एन इंडिकेटिव ऑफ ब्रॉडर ट्रेंड। कौन से डेटा ये बताते हैं, ऑथर के क्लेम को सपोर्ट करते हैं कि नवंबर की जो ग्रोथ है वो सिर्फ इंडिकेटिव है, बड़े ट्रेंड को नहीं दर्शाती है। इफ़ यू रिमेंबर, आरबीआई ने जो बताया था वो दर्शाता है, ठीक है। आरबीआई ने क्या बोला था, क्योंकि ये नवंबर की सिर्फ बात कर रहे हैं, और आरबीआई ने क्या कहा, क्वार्टर 1 में 8%, क्वार्टर 1 एंड क्वार्टर 2 का एवरेज 8%, क्वार्टर 3 का 7% और क्वार्टर 4 का प्रेडिक्शन क्या थी, 6.5%। एक तो ये है आरबीआई की प्रेडिक्शन। दूसरा, इन्होंने बोला आईआईपी एक्चुअली जो ग्रो किया है अप्रैल से लेके नवंबर तक के पीरियड में, वो 3.3% से ही ग्रो किया है, ठीक है। और तीसरी इन्होंने क्या चीज़ बताई कि नॉन ड्यूरेबल आइटम में एक्चुअली उछाल नहीं, कमी आई है, 1% से कॉन्ट्रैक्ट किया है, राइट। सो दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज एन आरसी, एंड हमें बहुत ही एग्जाम लाइक क्वेश्चंस को समझना है कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो रिपीट होते हैं हर एग्ज़ाम में। ख़ास तौर पे ये टोन जो है ना, ऑथर की जो टोन कैसी है, ये बहुत रिपीट होते हैं, करेक्ट। सो वी शुड अंडरस्टैंड देम in this manner. So this is all for today. Thank you very much.